प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए मैं हूं ज़ीशान शाह। आज हम आपके लिए बड़ा मुनफरिद केस लाए हैं। इस कहानी में एक बुज़ुर्ग आदमी है और उसका क्लेम ये था कि वो थाने में आया और थाने में आती वो बारिश बुज़ुर्ग ने आती एक एतराफ़ जुर्म किया कि उसने अपनी अहलिया का कत्ल किया है। किस तरह हुआ, किस तरह वो यहाँ पर आया और फिर तफ्तीश में आगे सामने क्या आया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना पाकिस्तान बाज़ार में और जो इस थाने के एडिशनल एसएचओ हैं अहमद अली चांडियो साहब, यही वो शख्स हैं जिनका सबसे पहले उस मुलजिम के साथ, उस बुज़ुर्ग मुलजिम के साथ इंटरेक्शन हुआ था। इनसे बात करते हैं। चांडी साहब, ये पूरी कहानी क्या थी, कब हुआ, आप उस वक्त क्या कर रहे थे, कब ये आया, ज़रा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं वैसे ड्यूटी अफसर थाना पे मौजूद था, तो सुबह तकरीबन 8:15 पे इसके ड्यूटी अफसर कमरे में एक बुज़ुर्ग आया। माशाल्लाह चिट्टी दाढ़ी बाल भी थे, बुज़ुर्ग लग रहा, दांत भी नहीं उसके। आते ही मुझे बोल रहे मुझे गिरफ़्तार करो। मैंने बोला चाचा खैर तो है, क्यों? तो उसने बोला कि मैं अपनी बेगम का जो है कत्ल करके आया हूँ और वो घर पे है। तो मुझे थोड़ा सा झटका सा लग गया। मैंने उसको तफ्तीश करना शुरू कर दी, बातें करना शुरू कर दी। वो बातें जब उसकी मुझे कुछ कॉन्फिडेंशियल लग रही थी तो मैंने उसकी एक क्लिप बनाई और फ़ौरन मोबाइल मंगवा के मैंने बोला पहले देखूं तो सही हकीकत क्या है, उसके घर तक जाएं, बॉडी भी है या एक हमें ये धोखे देने वाली बातें कर रहा है, किस में बात कर रहे हैं। तो मैं उसका क्लिप लेके और फौरी तौर पे नफरी बुला के मोबाइल के साथ उसके घर के पहुंचा। घर पर जाके इसने ताला खोल के हमें दिखाया कि वाकई भी इसकी जो अहलिया है, उसका नाम था आसमा, 58 साल। वो लाश मौजूद थी चारपाई पे। बुज़ुर्ग की उम्र जो उसने बताई थी उस हवाले से बताइए। अच्छा, इसने आप बताया कि मेरी उम्र जो है वैसे जेनियन 71 साल है ऑफ द रिकॉर्ड, और मेरा शनाख्ती कार्ड जो बना हुआ उस पर 64 साल है, और वैसे लग भी बुजुर्ग रहा है। और उसके अलावा वो बोल रहा है कि मैं ईस्ट पाकिस्तान में जो है कहीं गवर्नमेंट मुलाजिम था पहले, अभी तो रिटायर हूँ, घर पे होता हूँ। अच्छा, ये जब ये यहाँ पर आए थे और वो बुज़ुर्ग बड़े कॉन्फिडेंट थे, 71 साल वो बुज़ुर्ग थे, और उन्होंने बताया कि शनाख्ती कार्ड उनका क्योंकि बाद में बना था तो उसके हिसाब से 64 साल की इनकी उम्र शो की गई थी, लेकिन असल में इनकी उम्र 71 साल थी। और उन्होंने आते अपना एतराफ़ जुर्म किया। वो बयान क्या था जो उन्होंने आते पहले पुलिस को दिखाया था, वो आप देखिए, और फिर हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ से ये लाश मिली थी। वालिद साहब का नाम क्या है? अकबर अली। अकबर अली। उम्र कितनी है? मेरी उम्र हाँ 64 साल। 64 साल। कहाँ रहते हो? गाज़ियाबाद अबू बकर सिद्दीक कॉलोनी। अच्छा, गली नंबर 4। क्या काम करते हो? चप्पल का काम करता हूँ। अभी भी करते हो? नहीं, अभी मैं क्या किया है आपने? अभी क्या किया है आपने? हमने कत्ल किया अपनी बीवी का। क्यों? हमारा मसला था रात। बीवी का नाम क्या था? आसमा बेगम। उसकी उम्र कितनी है? तकरीबन ये 58। वो अभी कहाँ पे है? वो अभी घर पे है। घर पे है। तो घर में और कौन है आपके साथ? मेरे घर पे इस वक्त कोई भी नहीं। वो उस टाइम घर खाली था? हाँ, रात को हम दोनों मियाँ बीवी थे। अभी भी घर में कोई नहीं है? अभी घर में कोई नहीं है। बच्चे हमारे जो है एक वहाँ क्या नाम है, बॉडी। घर को ताला लगा क्या है? अभी हम ताला लगा कर। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 गाज़ियाबाद का ये है वो घर जहाँ पर जो एक बारिश आदमी ने अपनी अहलिया का कत्ल किया था। हम चांडियो साहब से जानते हैं। चांडियो साहब, ये जब आपको उन्होंने थाने में आके पूरा एतराफ़ कर लिया, उसके बाद में क्या हुआ था वो ज़रा बताइए। तो उसने जब एतराफ़ किया तो मैं उसको साथ हिरासत में लिया कि भाई चल के दिखाओ मुझे। मैं अपनी गाड़ी मोबाइल में लेकर यहाँ पहुँचा। यहाँ से बाबा ने चल के ये अपना घर का दरवाज़ा खोला, अंदर जाके देखा कि बाकी भी बॉडी पड़ी हुई थी चरपाई पे, और उसने कत्ल किया। उसका जो जुर्म का एतराफ़ था वो हकीकत सच निकला। अच्छा, तो वजह बताइए उसने क्यों इतना इंतहाई कदम उठाया, वजह क्या थी, किस तरह से कत्ल किया? तो उसकी बातों से यही वो ज़ाहिर हुआ कि उसने अपने बेगम से ख्वाहिश का इजहार किया, तो उसने इनकार किया। फिर इनका आपस में हाथापाई भी हुई। बोला मेरी बनियान भी फट गई, हाथापाई। वो फिर वो सो गई तो ये ताक में रहा कि सो जाए। तो मैं जो है ना कोई जहन में इसको घूम रहा था, बाहर कोई फतूर घूम रहा था।
तो वो जब सो गई है चारपाई पे, तो इसने जो है एक सरिया घर में इनके पास था, एक तकरीबन 3-3.5 फीट का, वो उसको सर में घोंप दिया। और बाकी भी जिस्म पे 2-4 और भी तशद्दुद था, पैरों पे, इस साइड पे, बाजू पे, लेकिन मेन जो सर में उसको सरिया लगाया हुआ अंदर घुस गया यहाँ से, तो उसी से उसके बाद मौत वाक़ हुई है। लेकिन इनका यही घरेलू मामला थे जो। अच्छा, ये जो जब यहाँ पर आप आए थे तो जो सरिया इस वारदात में इस्तेमाल हुआ था वो मिला? बिल्कुल, उसने सरिया घर से निकाल के मुझे पेश किया, और एक क्लिपर था, क्लिपर जो धागे काटने वाला होता है ना, कैंची की तरह, वो दोनों मुझे पेश किए। मैंने वो कब्ज़े में लिए, खून आलूद थे दोनों चीज़। अच्छा, खून आलूद? वो दोनों खून आलूद थे, उनको मैंने जो है ना कब्ज़े में लेके सील करके आईओ के सुपुर्द कर दिए। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ? इनके बच्चे वगैरह थे, ये वो ज़रा बताइए, इनकी क्या फैमिली की क्या डिटेल्स हैं? जी, ये बाबा ही बोल रहा था अली असगर कि मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। एक बेटा है ज़ीशान और दूसरा बेटा है फ़रहान, दोनों जवान हैं, 24-25 साल हैं। ये प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते, एक हबचौकी में, एक ठट्ठा में। तो ये तो उस टाइम भी बाहर थे, तो बाद अस्पताल तक भी नहीं पहुँचे। 2 बेटियां थी, आबदा परवीन और साजिदा परवीन, वो अपने अपने घरों में शादीशुदा हैं। क्या बेटियां और बेटे आए थे? अस्पताल में तो नहीं आए, लेकिन थाने में मैंने उनको तलब किया, बुलाया, फिर बोला भी अब मज़ीद क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई चाहते हो। तो उन्होंने अदम ताउन का इजहार किया। तो उसके बाद क्या बोला उन्होंने, क्या बोला, पूरी बात बताइए उनकी। हम कोई FIR कराना नहीं चाहते अपने बाप के ख़िलाफ़। अच्छा जी, तो मर्डर था, एक तशद्दुद लाश थी। सरकार से हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमने उसको अपनी मदद में मैंने इसको गिरफ़्तार करके FIR भी कर दी है इसके खिलाफ़। अच्छा जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2 बेटियां 2 बेटे, बेटियां सामने नहीं आई, 2 बेटे थे, जो कि एक ठट्ठा में, दूसरा हब चौकी के पास किसी फैक्ट्री में जॉब करता है। इन्होंने रब्ता किया, रब्ता करने के बाद में वो थाने में आए और इनसे जो लेटर होता है जो कि लाश की सुपुर्दगी का, वो ज़रूर मांगा और कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद में अब इस केस के ऊपर सरकार ज़रिया, जो कि सरकार की मुद्दत में इसका मुकदमा दर्ज किया गया है। 71 साल का ये बुज़ुर्ग है, अली असगर जिसका नाम बताया गया, जिसने अपनी अहलिया का कत्ल किया तशद्दुद के बाद। अब इसको इसको अदालत में पेश किया गया है। मुलज़िम इस वक्त रिमांड पे है और अब इससे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है कि इस किस्म का जो इतने गुस्से में इसने इस किस्म का ये इक़दाम उठाया है, तो इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या माजी में भी। पुलिस की आने से तफ्तीश की जाएगी कि मोहल्ले में इसका क्या किरदार रहा है, इसके अलावा और जो जिन जिन इलाक़ों में रहकर आया है या जो सर्विस करता था, तो वहाँ पे कितना ये चीज़ों को लेके अदम बर्दाश्त का इसको सामना रहता था और लोगों के लिए किन किन मौक़ों पे ये झगड़ालू साबित हुआ है। इस हवाले से अब हम आगे चलेंगे और आला अफसरान से इस की तफ्तीश के हवाले से जो भी हक़ाइक़ सामने हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अली असगर और मकतूला अस्मा बेगम के जो ख़ानदान के लोग हैं, जो 2 बेटे हैं, वो अभी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उनसे हम बात करते हैं। ये आपके जो वालिद थे, क्या इनके गुस्से का प्रॉब्लम था या इनकी हिस्ट्री क्या थी जो इतने ज़्यादा ये तैश में आ गए और इतना इंतहाई कदम उठा लिया? शुरू में ये बहुत गुस्से के तेज़ थे, लेकिन फिर जब वक्त पार होते गया, इनका उम्र जब ज़्यादा होते गया, तो फिर इनके दिमाग में थोड़ा सा कभी कभी जैसे 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद ये ऐसे हरकत करते हैं कि जैसे कि एकदम समझ से बाहर वाला, कुछ भी मार देना, किसी को चला के कुछ भी कर देना। और ये पहला नहीं है, ये 2-3-4 वाक़या है, पूरे मोहल्ले को हमारे पता है। हम इसको बहुत मुश्किल से हैंडल करते हैं। जब हम घर पे होते हैं तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन बस कुछ ऐसा हुआ कि हम जॉब पे चले गए, ये जॉब पे चले गए नाइट पे, उनको वो अकेले थे, तो उनको जब गुस्सा आया तो वो उन्होंने ये काम कर दिया। और जब मेरे को कॉल आया सुबह मोहल्ले वाले का कि आपके घर में एम्बुलेंस की गाड़ी आई है, मुझे ये नहीं बताया कि पुलिस की गाड़ी भी आई है। तो मैं बोला कि उनका तबीयत ख़राब रहता है, हार्ट के मरीज़ हैं। तो मैं सोचा कि अब्बू का तबीयत कुछ ख़राब हो गया है, तो मैं गाड़ी में था, बैठा हुआ था कंपनी के। तो फिर मैं जब आया इधर, तो आने के बाद तो इधर मुझे कुछ और पता चला कि वो ऐसा से ऐसा सीन हो गया। पुलिस की गाड़ी आई थी, एम्बुलेंस में डाल के मामा को ले गई है अब्बासी अस्पताल। फिर हम यहाँ से थाने गए, थाने से फिर अब्बासी अस्पताल गए, तो वहाँ से वो बोले वहाँ चले गए शराब बोर्ड। तो फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ बुलाया गया थाने में, तो फिर ये बोले कि लेटर शाम तक का देंगे। तो फिर इस चक्कर में शाम हो गया। फिर उसके बाद हमने तकसीम किया अभी,
और वही घर खोलना है बस हमें। आप जीशान हो? फरहान आपका नाम? नाम है, फरहान अली नाम है। अच्छा फरहान, चलो ये तो आपने बताया, और अब जीशान से बात करते हैं। जीशान, आप मुझे बताइए, आप इधर आ जाइए। हाँ, आपके ऊपर भी कोई उन्होंने कुछ जो मकनातीस मारा था, कोई इस किस्म की कोई कहानी सामने? मसला ये है ना कि ऐसे तो बहुत सारे केसेस हमारे साथ तो हुए हैं इससे पहले भी। हाँ, वालिद से मुतालिक, बाकी इलाके वालों को भी पता है। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जो हमारे घर के अंदर ही रह जाता था, कुछ केस ऐसे थे जो घर के बाहर ही रह जाते थे। मेरे ऊपर भी काफ़ी दफ़ा अटैक हुआ है, मेरी अम्मी के ऊपर तो हमेशा, जब से हम लोगों ने अपना होश संभाला है, हमें तो इस तरीके से लगता है कि ये नफ्सियाती मरीज़ है। लेकिन बाप होने के नाते हम लोग इस बात पे एक्शन कोई नहीं लिया कि चलो आज नहीं, वक्त के साथ साथ ये बेहतर हो जाएंगे। और अभी बीच में ये बेहतर हो भी गए थे थोड़ा, मैंने देखा भी था कि सही घर में इनका रवैया अच्छा हो गया था। तो उसके बाद अचानक से ये सानिया हुआ, ये मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इससे पहले भी वालिदा को इन लोगों ने क्या नाम है, वालिद साहब ने मारा है। तो रमज़ान का टाइम था, रोज़ा रखी हुई थी, तो उस टाइम उन्होंने मार कर ये चीज़ जो है वो फाड़ दिया था। रोज़े की हालत में थी, रोज़ा खोल ली थी, उस टाइम ये फाड़ दिया। फिर ये दरवाज़े पे मेरे पर अटैक किया था, तकरीबन 4-5 मीटर दूर से मेरे को मैग्नेट मारा था। तो ये दरवाज़े की हालत आप देख सकते हैं कि ये भी फाड़ दिया। हमें इस तरीके से लगता है कि वो ज़हनी मरीज़ है, और हम लोग इसलिए छोड़ दिए ताकि ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये वक्त के साथ साथ इतना बड़ा कोई सान। कभी कोई इलाज कराने का आप लोगों ने उनको वो किया? नहीं, ये जाने नहीं मांगते थे। ये इतने मुश्किल से इनको कार्डियो लेके जा, कार्डियो, ये अभी बीमार पड़े थे ना, अभी बीच में तकरीबन इनका हार्ट का मसला हुआ था। तो इनको बोल के हम लोग बहुत ज़बरदस्ती दूसरे की गाड़ी में ज़बरदस्ती ले जाकर हम लोगों ने इनको कार्डियो, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इधर उधर का बोल के उनको कार्डियो लेके गए थे। हॉस्पिटल नहीं जाने मांगते, ये मतलब कि ये बुखार हो जाए। आप लोग को शक था कि नफ्सियाती मसला है इनके साथ? हाँ, हम लोग को ऐसा शक था, लेकिन हम लोग कोशिश किए, लेकिन ये अपने आगे नहीं चलने देते हैं किसी का। मतलब कि हम लोग यही सोचते कि ऐसा नहीं है फिर कोई चीज़ चला के मार दे। इनका गुस्सा ऐसा है और इनका दिमाग ऐसा है। घर में वालिद की ज़्यादा चलती थी? नहीं, वालिद की चलती नहीं थी। जब इनका दिमाग ख़राब होता था बस ये मार देते कुछ भी। बाकी तो हम लोग हर चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं घर में, कोई भी कुछ भी नहीं है। हमने इनको बोला कि आप सुकून से बैठे घर में, खाना खाएं, नमाज़ पढ़ें। 5 टाइम का नमाज़ पढ़ने जाते हैं, यहाँ से आते हैं। हम लोग बोले बस आपका यही काम है, कोई मसला हो, कोई दवाई चाहिए, कोई परेशानी है, सांस नहीं आ रहा है, आप हमें बताएं। अभी बीच में मैं जाने से पहले ना, तकरीबन 2-4 दिन पहले जब मैं छुट्टी आया था, तो जाने से पहले मैं वो खांसी हो रहा था तो मैंने उनको ATM वगैरह दिया। मैंने बोला कि जाइए आप देखिए खांसी वगैरह हो रहा है, कहीं ये मसला आपका दोबारा नहीं बढ़ जाए। तो इलाज हम लोग घर पे होते नहीं, हम लोगों के लिए काफ़ी मसला बन जाएगा, तो आप इलाज करवा लीजिए अपने। जब मैं वापस आया तो ये सानिया घर पे हो गया। ये काम करके किया है और आने के बाद ये सानिया होगी। और मामा भी मेरी ये कही कि इनको कि आपको खांसी ज़्यादा हो रहा है, आप एक दफ़ा कार्डियो चले जाइए, चेकअप करा लीजिए आप अपना, फिर कोई बड़ा मसला नहीं हो जाए। ये बोली हैं और वो बोले हाँ मेरे को लेके चलो। दवाई वगैरह भी ना, ये मतलब कि इनको कोई दवाई ला के भी दे दो ना कि ये दवाई खाइए आप, मतलब कि खांसी है आपको, या आप हार्ट पेशेंट है, आपको पेशाब का मसला है, कोई भी मसला है, जो डॉक्टर दवाई लिख के देते, वो दवाई भी अगर इनको हम ला के देते हैं तो ये मतलब कि हम लोग बोलेंगे, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो खिलाएंगे, खाएंगे, वरना वो नहीं खाएंगे। मकतूला अस्मा बेगम और मुलजिम अली असगर के ये दोनों साहबजादे हैं, फरहान और ज़ीशान, और इन्होंने जो अपने घर की हिस्ट्री बताई है, या जो अपने वालिद का जैसा कि इन्होंने बताया कि मोहल्ले में भी ये बात मशहूर है कि वो गुस्से के ख़ासे तेज़ थे, और जो उनकी एज थी उसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी हद तक उनके ऊपर वाज़े हो गए थे। इन लोगों को शक था कि शायद वो बीमारी का सामना है, कोई नफ्सियाती मसला उनके साथ, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाते थे। और गुस्से में आके इन बच्चों को भी इन्होंने, अपने दोनों बेटों को भी बहुत बार इनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। साथ ही साथ जो इनकी अहलिया थी उन पे भी रमज़ान में उन्होंने गुस्से में आके उनको भी मारा था, जिसकी वजह से ख़ासा उनका, जैसा कि इनका कहना है कि मकतूला के सर से भी खून वगैरह निकला था। और बहुत दोनों बेटे कंट्रोल कर लिया करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ये वाक़या हुआ वो घर पर नहीं थे, दोनों बेटे घर पे नहीं थे। और जैसा कि उन्होंने भी अपने बयान में बताया कि उन्हें गुस्सा आ गया था, और जिसके बाद में उन्होंने रॉड उठा के अपनी अहलिया को इस तरह से कत्ल किया। ये इस बात की तस्दीक करती है कि वाकई में वो गुस्से में आके अपना कंट्रोल खो बैठते थे और शदीद गुस्से की हालत में कोई भी कदम उठा लिया करते थे।
वाक़े के हवाले से आपने पूरी तफसीलात जानी। मकतूला के जो दोनों बेटे हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया। अब मैं इस वक्त एसएसपी वेस्ट के ऑफ़िस में मौजूद हूँ। इन्होंने बहुत बारीक बीनी से डीप डाउन उस पूरे केस का एनालिसिस किया है। तफ्तीश जो जितनी भी हुई है उसकी रिपोर्ट भी इनको मिली है और मजमूई तौर पे कुछ इन्होंने मज़ीद इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। हम तारिक इलाही मस्तूरी साहब से बात करते हैं। तारिक साहब, ये एक अजीब एक केस सामने आया है और जो उनके बच्चों से ही बात हुई, आपने भी इंटरोगेट किया है, आपके सामने हक़ाइक़ क्या आए हैं? थैंक यू वेरी मच जीशान। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। कल जैसे ये केस रिपोर्ट हुआ तो जिस नौइयत का और सीरियस नौइयत का मामला था तो हमने फ़ौरन उसमें इंटरवीन किया और सारी चीज़ों को तमाम होलिस्टिक अप्रोच के साथ लेते हुए हमने चीज़ें की। और जो मेन एक्यूज़ था वो आपने जैसे देखा वो ख़ुद थाने में भी आ गया और उस वक्त भी जो उसने स्टेटमेंट दी वो सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद जब हमने चीज़ों को देखा तो जो मेन एक्यूज़ड है और जिस उम्र के वो हिस्से में है तो हम ये फ़ील कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कि वो शायद कोई मेंटली स्टेबल नहीं है। दो आई एम नॉट अथॉरिटी ऑन दैट, अभी उसको हम आगे चल के आपको बताएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं उसमें, लेकिन हमें ये फील हो रहा है। और जब हमने बच्चों को इंटरोगेट किया, क्राइम सीन को हमने विज़िट किया और सारी चीज़ें देखी तो उससे पहले भी इस तरह के वाक़े जो है ना वो घर में होते रहे हैं। इसने अपने बच्चों को भी पहले मारा है और बड़ी हैवी चीज़ से, मैग्नेट्स हो गए, पत्थर हो गए, मतलब इवन जो चीज़ उसके हाथ में आ जाती थी जस्ट थ्रू अवे, और ये उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो फैटल भी हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसी तरीके से जो मरहूमा मकतूला हैं, जो अस्मा बीबी बेचारी फौत हुई, तो पिछले ईद पे, रमज़ान पे भी उसके ऊपर इसी तरीके से टॉर्चर हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का हमारा कुछ थोड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर है या पेरेंट्स का एहतराम है और जो उम्र रसीदा शख्स है जिस उम्र के हिस्से में वो है, तो बच्चों ने इस चीज़ को रिपोर्ट भी नहीं किया था। कल जब ये उनकी वालदा का वक़ूआ हुआ और जब हम उनसे मिले और हमसे उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये सारी चीज़ खोल के सारी बयान की, तो उससे हमें ये हुआ। तो अब उसको मज़ीद असरटेन करने के लिए और उसकी लीगल ऑथेंटिकेशन के लिए हमने एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने एक प्रॉपर लेटर तैयार कर लिया है जिसमें हम एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड बैठे जो इसकी मेंटल सिचुएशन, मेंटल कंडीशन को असेस करे कि आया ये मेंटली स्टेबल भी है या नहीं है। क्योंकि उम्र के इस हिस्से में जहाँ पे बुज़ुर्ग मियाँ बीवी को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है और वहाँ पे अपनी बीवी को एक मामूली सी बात के ऊपर, छोटी सी तल्ख कलामी के ऊपर हाइपर होके इतना बड़ा इकदाम कर लेना, ये इस बात से परेशानी है और तफ्तीश तलब मामला भी है। अच्छा देखिए तारिक साहब, जो ये तो हमने आपकी बात समझे कि आपको इस चीज़ का शक जाहिर हुआ है, तो उस शक की तस्दीक के लिए एक मेडिकल बोर्ड आप लोग कॉन्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर जब मुलजिम थाने पहुंचा था तो उसने अपना एतराफ़ जुर्म के साथ साथ एक स्टेटमेंट दिया था जो कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल और जिसने इस केस की थोड़ी सी मनफी किस्म की, वैसे ओवरऑल कत्ल का मामला है, मनफी तो है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा इसको एक दूसरी तरफ ये चीज़ ले गई थी। तो उसके अंदर अब आप लोग की क्या असेसमेंट है, या उसकी वजह से ये जो मेंटल डिस्टेबलाइजेशन है क्या वो भी इसका हिस्सा हो सकती है? थैंक यू। अच्छा जी, देखें इसी वजह से जो हमने पहला स्टेप लिया जब हमें ये केस रिपोर्ट हुआ और मेरे तक ये जब बात पहुंची और मैंने जब विज़िट किया और सारी चीज़ें सारी देखी, तो उसमें हमने इसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप वो लिया है कि इसमें जो हमने एफआईआर करी है वो हमने सरकार की मुद्दईयत में की हुई है, मतलब पुलिस ऑफिसर उसका मुद्दई है। हमने ये राइट बच्चों को या बाकी रिश्तेदारों को नहीं देखा, क्योंकि माजी में कुछ केसेस ऐसे हमारे सामने आते रहे कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लीगली कंपाउंड हो सकता है, इज़्ज़त के नाम पे, गैरत के नाम पे, जो कई दफ़ा देहातों में, उन इलाकों में जहाँ तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, ये मामलात वाक़यात हो जाते हैं। तो हमें ये भी देखने में आया है कि अगर भाइयों ने बहन या बेटी को मार दिया है तो बाप मुद्दई बना और आगे जाके वो कंपाउंड करके वो मुल्ज़मान बाहर निकल आए। तो और एक चीज़, दूसरी चीज़ जैसे आपने कही और थोड़ी वो बाद में हाईलाइट भी होती रही सोशल मीडिया में और ट्रोल भी होता रहा सारा सिलसिला, तो जब वो स्टेटमेंट हमने देखी तो हमें उस वक्त ही बहैसियत पुलिस ऑफिसर एक एहसास हुआ कि नहीं, चीज़ों को मज़ीद कुरेदने की ज़रूरत है और मज़ीद देखने की ज़रूरत है। तो तभी हमने सरकार मुद्दईयत में एफआईआर भी दी और इसको फिर थारोली इंटरोगेट भी किया एज आई अर्लियर मेंशन। फिर हम इसको मेडिकल बोर्ड की तरफ भी लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 302 एक हाईएस्ट ऑफेंस है, सबसे सीरियस लेवल का मुकदमा है, कत्ल का मुकदमा, इससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता। तो उसकी शफाफियत, तफ्तीश को मेरिट बेस्ड इंश्योर करने के लिए हमने सरकार मुद्दईयत में भी दिया और इसके जो मेडिकल के आस्पेक्ट्स हैं और बाकी जो दीगर इसके पहलू हैं, जो इसकी लाइफ है, उस सारी चीज़ को हम देखेंगे। बाकी इसके पड़ोसी हैं, इलाके के लोग हैं, उन सबको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे कि असल रीज़न्स जो है ना, जिसको हम मंजरिया कहते हैं, कि असल रीज़न उसके पीछे क्या है, ताकि उसको हम निकालें और इसको केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। आपने देखा कि जो सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हुई थी, वही क्लिप पुलिस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन का बायस बनी है कि इसको डीप डाउन इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उस शख्स की मेंटल कंडीशन क्या है।
इस बहरहाल पुलिस ये वो नहीं रखती, लेकिन इसकी जो मेंटल हेल्थ के हवाले से जो तफ्तीश है उसके लिए भी अब इक़दामात किए जा रहे हैं, और अब जो भी रिज़ल्ट सामने आएंगे वही पुलिस के चालान का हिस्सा बनेगा और उस हिसाब से इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए कैमरामैन सरवर के साथ ज़ीशान शाह, कराची। बरतानिया के मशहूर हीथ्रो एयरपोर्ट के नज़दीक का एरिया हाउसलो, जहां पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है, पिछले महीने 7 मई को यहां पर मकामी इलेक्शंस हुए, जिसमें जो लेबर और कंजर्वेटिव के दरमियान इस एरिया में सख्त मुकाबला हुआ, और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तानियों के जो 2 ग्रुप्स हैं उनमें शदीद लड़ाई जारी है। लड़ाई इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि यहाँ पर पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है, और जो 2 पाकिस्तानीज़ हैं उनके घरों के ऊपर हमले हुए। पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर हैं उमर फारूक, उनकी जो उनका बिज़नेस है उसके ऊपर एक आप देख सकते हैं वीडियोस में, गाड़ी के ज़रिए उसको आग लगाई गई, उसके साथ उनको जान से मारने की धमकियां भी दी गई। तारक अजीज़ हैं, कम्युनिटी लीडर हैं और मकामी कौंसिल के इलेक्शन में भी खड़े थे, उनके घर के ऊपर हमला हुआ, ईंटें मारी गई, उनकी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, और उनके जो घर के मुख्तलिफ हिस्से थे उससे बड़ी बड़ी ईंटें जो इस इम्पैक्ट के साथ अंदर गई कि उनके घर का फ्रंट का हिस्सा भी तबाह कर दिया गया। उमर फारूक साहब, सबसे पहले आप बताएं कि यहाँ पे इलेक्शंस हो गए, सारी कम्युनिटी में कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हाजलों के एरिया में लड़ाई शुरू हो चुकी है, आपके ऊपर हमले हुए, ये हो क्या रहा है? बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है कि 7 मई को जो इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें लेबर पार्टी को काफ़ी सारी जो है बुरे तरीके से शिकस्त हुई है, और जो हमारे मुखालफिन हैं जिनका आपने नाम लेने से रोका हुआ है, ठीक है, और वो इस सारे ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व है, और हमने पुलिस को भी उनके नाम दिए हैं, वो सस्पेक्ट्स हैं, और उन्होंने कत्ल करने के लिए जो टेररिस्ट अटैक है वो मेरे ऑफिस के ऊपर किया, और वो गाड़ी को जो है हमारे ऑफिस से टकरा के उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया, पेट्रोल डाल के उसको आग लगाई गई, और उसके अंदर पेट्रोल बम्स थे, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक है, और हम ये चीज़ें अवॉइड करके तो पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे भी ये लोग आ चुके हैं, तो ये एक आज़ाद कंट्री है जहाँ पे उन लोगों की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, और ये लोगों ने इलेक्शन में वाज़ेह तौर पे उनको कहा है, जो कि 7 मई के इलेक्शन है, और वो अपने रिज़ल्ट्स को छुपाने के लिए जो है वो इस किस्म की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, और ये लोग डिफरेंट मसाजिद के अंदर अवेलेबल हैं, जहाँ पे मसाजिद के पीछे ये लोग बैठ के मसाजिद का सामने चेहरा रख के तो खुद उसके पीछे बैठ के ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। आपके ऊपर जब हमले हुए उसके बाद यहाँ की जो हाजलो सेंट्रल मॉस्क है वहाँ के ट्रस्टीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को बुलाया, और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं बाज़ ट्रस्टीज़ के ऊपर, सब के ऊपर नहीं, वो गलत हैं, और ये कि उनका इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका ये भी कहना है कि उनके ऊपर भी हमले हुए हैं, और एटलीस्ट एक ट्रस्टी हैं जिनके दफ्तर के ऊपर इन इलेक्शन से रिलेटेड उनके दफ्तर के ऊपर हमला हुआ, और उनके दफ्तर को वहाँ से लोग फाइलें चोरी हो गई। लिहाजा जिन लोगों के ऊपर आप शुबा कर रहे हैं उन्होंने तो इनकार कर दिया, तो इसके ऊपर आपके पास एविडेंस एज सच आपने पुलिस को कुछ है जो आपने दिया और जो साबित करता, चूँकि अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई? बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने 50,000 पाउंड का रिवार्ड रखा हुआ, उसमें कुछ ग्रुप्स हमारे सामने आ रहे हैं, और हमें खुद थ्रेट किया गया बाय नेम, वो बंदे जिनका हमने नाम लिए, जब ऑफिस के ऊपर अटैक किया गया उससे 1 दिन पहले, उसके बाद, और हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो दो साल से चलती आ रही हैं कि इन लोगों ने हमें मुतहदाबाद जो है वो आके जो है वो थ्रेट किया, और बाय नेम आगे थ्रेट किया कि वी विल सी यू, वी विल किल यू। तो उसके बावजूद तो कोई एविडेंस, मुझे एविडेंस की ज़रूरत इसके लिए नहीं है, मुझे एविडेंस की ज़रूरत इसके लिए नहीं है क्योंकि अटैक मेरे पर बराह रास्त हो रहे हैं। मुझे पता है कि कोई बंदा जो मुझे थ्रेट करके कह रहा है कि मैं तुम्हें किल करूँगा, तो मुझे एविडेंस की तो ज़रूरत नहीं है, पुलिस को एविडेंस की ज़रूरत है। पुलिस को हम लोगों ने उनके शवाहिद दिए, नाम दिए, और जहाँ तक रह गया उनके ऑफिस के ऊपर अटैक्स हुए हैं तो वो बताएं, पुलिस के पास जाएँ, वो तो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तो गवर्नमेंट ज़्यादा सुनती है हम लोगों से, वो तो पावर में बैठे हुए लोग हैं, तो वो क्यों नहीं बताते लोगों को कि हमारे ऊपर क्या अटैक हुए हैं। तारिक अजीज़ साहब, आप बताएं कि आपके घर के ऊपर हमला हुआ, आपकी छोटी बेटी है वो इम्तिहान की तैयारी कर रही थी जब ईंटें आपके घर के अंदर आई। ये जो लंदन में जो कुछ हो रहा है ये तो अब पाकिस्तान में भी नहीं होता, और ये क्या आप तसव्वुर कर सकते थे कि यूके के अंदर इस हद तक सियासी लड़ाइयाँ हैं जहाँ तक पहुँच जाएंगी कि मुखालफिन इस हद तक हमले करेंगे? ये जो हमले हंसलो बारों में हो रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो अपने आप को मुख्तलिफ ज़रिए से प्रूव करना चाह रहा है कि उनसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है। ठीक है, उन्होंने हमें डराने की कोशिश की। सम हो मैं फ़र्स्ट टाइम इस सिलसिले में आगे बढ़ा कि हंसलो के लोगों ने मुझे कहा कि आप बिज़नेस करते हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो क्योंकि हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं।
जी आप बताएं कि आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर हमला इसलिए हुआ कि आपने मुकामी जो इलेक्शन थे उसमें पहली बार आपने हिस्सा लिया और ये कि आपने यहाँ की जो इस्टेब्लिश पार्टी थी आपने उसको चैलेंज किया, यही बात है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। बात यह है कि ये 2 साल का अरसा चल रहा था तो इसमें बेशुमार अटैक हुए, लेकिन जब ये इलेक्शन का वक्त आया तो हमने कंजर्वेटिव को ज्वाइन किया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 8 मई के बाद जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग के बाद रिज़ल्ट ये आया कि लेबर पार्टी अप्रॉक्सीमेटली टोटल 18 सीटें हार चुकी है। आउट ऑफ 50 सीटें उनके पास थी, अब 32 सीटें हैं और उसका सेहरा उमर भाई और मेरे ऊपर जाता है क्योंकि हमने पब्लिक को खुल्लम खुल्ला जाके अवेयरनेस देनी शुरू की। जो आप तो इलेक्शन में खुद खड़े हो लेकिन और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए, उनके ऊपर तो हमले नहीं हुए। क्या वजह यही तो नहीं है कि शायद इलेक्शन कैंपेन के दौरान को आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो गया हो कि आपने शायद उनको डैमेज कर दिया हो या कोई ऐसी रेड लाइन क्रॉस हो गई हो आपकी तरफ से? मेरा ख्याल है कि हमने जो डैमेज किया टेक्निकली वो इलेक्शन 7 मई को जब लोगों ने बाहर निकल के वोट उनके ख़िलाफ़ दिए तो ये उनका डैमेज है और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मैं नाम नहीं लेता लेकिन उन लोगों को ये क्लियर पता है कि जितने भी गुज़श्ता 2 साल में वाक़यात हुए, हमेशा पहला अटैक मेरे ऊपर होता था और दूसरा अटैक उमर फ़ारूक के ऑफिस पे होता था, या पहला अटैक उमर फ़ारूक के ऊपर होता था, दूसरा मेरे ऊपर होता था। और ये पुलिस के पास एक बहुत बड़ी फ़ाइल जमा है। आपने ये भी कहा है कि आपके ऑफिस में कोई केक भेजा गया, उस केक के ऊपर भी आपने पुलिस को रिपोर्ट किया। वो केक वाली क्या स्टोरी है? केक रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने में मेरे ऑफिस में केक आया, उसके ऊपर मैं वर्ड्स अब पब्लिक को नहीं बताना चाह रहा कि क्या लिखा हुआ था। गाली लिखी हुई थी, ठीक है जी। और उनको उर्दू में गाली लिखी हुई थी, उनको पता नहीं था कि वो गाली का मीनिंग वो वन ऑफ ओके, और उन्होंने उसको बिगाड़ा और बिगाड़ने के बाद विदिन 45 मिनट्स सेम केक मेरे भाई सस्ती फ़्लाइट के ऊपर वो केक गया। और उस वक्त पुलिस मेरे पास खड़ी थी और मेरी अपोजिशन के 2 बच्चे जिनके ऊपर मैं नाम लेता हूँ वो मेरे गैरेज के बाहर जो मेन गेट था वहाँ खड़े थे। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और वीडियो विदिन 5 मिनट उन्होंने अपलोड की और पुलिस को मैंने कहा ये वीडियो बना रहे हैं और पुलिस ने सोचा कि यहाँ कोई भी बना सकता है। फारूक साहब आप बताएं, आपके वो केक आया तो क्या उस केक आप क्या समझते हैं कि उस केक के ज़रिए कोई थ्रेट कन्वे की गई या क्या था? केक तो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, केक के ज़रिए थ्रेट आई? केक के ज़रिए थ्रेट थी और केक के ऊपर गालियाँ लिखी हुई थी। तो केक उर्दू में भी और इंग्लिश में दोनों तरफ से गालियाँ लिखी गई थी जो एविडेंस हमने पुलिस को दी हैं। लेकिन हमें पता था जिसने केक भेजा है। जब हमने उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर माफ़ी मांगना चाहते हैं और हमारे बच्चों की गलती है, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए आप मस्जिद में आए। हमें खुद बुलाया गया वहाँ पे, जो उनके एक जो लीगल एडवाइज़र हैं उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया। हम लोग मस्जिद के अंदर गए। जब हम मस्जिद के अंदर गए तो उन्होंने अपने 40-50 लोग बुलाए हुए थे जिन्होंने आके हमारे ऊपर अटैक किया और उस केक को वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया और उसके केसेस आज तक कोर्ट में चल रहे हैं। तो इस वक्त जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, चूँकि अभी तक गिरफ्तारी तो कोई नहीं हुई, लेकिन उससे आप बताइए कि ओवरऑल जहाँ पे ये अटैक्स होने के बाद क्या आपको फेयर ऑफ लाइफ है? यहाँ ओवरऑल कम्युनिटी में क्या खौफ पाया जाता है? जी बिल्कुल, कम्युनिटी के अंदर खौफ है, डर है कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि जो जैसे मैंने आपको बताया, जो आपने कहा कि लोगों के नाम नहीं लेने, चैरिटीज़ के पैसे यूज़ हो रहे हैं, मिस यूज़ चैरिटीज़ के पैसे यूज़ हो रहे हैं और वो ऐसे कामों के ऊपर यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कोई नाम ना ले सके, कोई हमारा नाम ना लेके जा सके। तो पूरी कम्युनिटी के अंदर खौफ है, डर है और लोग ये समझते हैं कि कल कुछ भी उनके साथ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आपने इनका मौक़िफ़ सुना। जो हाउसलो सेंट्रल मॉस्क यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद कंसिडर होती है, उसके ट्रस्टीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इन जो तारिक अजीज़ और उमर फ़ारूक के ऊपर जो हमले हुए हैं उसके बाद जो उन्होंने जो ब्रिक्स अटैक हुआ और जो आर्सन अटैक हुआ उसके बाद उन्होंने अपने मौक़िफ़ में ये कहा है कि उनका इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका ये भी कहना है कि वो ख़ुद विक्टिम्स हैं, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो पुलिस के साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इन हमलों में मुलव्वस हैं उनको पुलिस गिरफ़्तार करे, उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाए। उन्होंने जो इस बात को तस्लीम किया है कि जो अटैक्स हुए हैं उमर फ़ारूक के ऊपर और तारिक अजीज़ के ऊपर वो हॉरिफिक अटैक्स हैं, सीरियस नेचर के अटैक्स हैं, किसी की जान भी जा सकती थी और ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की बदनामी हो रही है, जो कम्युनिटी कोहीजन है वो उससे मुतासर हो सकता है। ओवरऑल जब से ये इलेक्शन हुए
बरतानिया में किसी और जगह पर इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जो हाउसलो का एरिया वहाँ पर इन अटैक्स के बाद और जिस तरह के जो सीरियस नेचर है उनकी जो अटैक्स है उसके बाद कम्युनिटी में ओवरऑल बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो इस हद तक खौफज़दा हैं कि वो इस एरिया से किसी और एरिया में अपने बच्चों को मुंतकिल करने का भी सोच रहे हैं। मकामी जो यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके बहुत सारे लोग इस हवाले से कंसर्न हैं और उनकी कोशिश यही है कि जो दोनों साइड्स हैं उनके दरमियान इन जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, जो पेंडिंग इशूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे मीरपुर खास के एक निजी मेडिकल कॉलेज में किस तरह एक तालिबा ने मुबैना तौर पर जहनी दबाव और कॉलेज के एक प्रोफेसर की जानिब से हरासमेंट और दबाव के बायस खुद को गोली मारकर घर में खुदकशी कर ली। इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। ये वाक़या तकरीबन 8 अप्रैल को इस साल पेश आया जब 20 साला निजी मेडिकल कॉलेज की तालिबा फहमीदा लगारी ने घर में खुद को गोली मारकर कत्ल कर लिया और खुदकशी कर ली। इस तमाम सूरत हाल के बाद वर्षा ने तमाम तर इल्ज़ामात निजी मेडिकल कॉलेज के एक लेक्चरर और प्रिंसिपल उन पर लगाए और उसके बाद एहतजाजी धरने शुरू हुए, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया। इस तमाम वाक़े में हरासमेंट और दबाव डालकर मौत की तरफ राग़िब करने की शिकों के तहत जो इंदराज किया गया दिफात का और मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनको, एक खातून मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर को, 2 तालिबे इल्मों को और एक लेक्चरर समेत 5 अफराद को नॉमिनेट किया गया। इनमें से एक जो लेक्चरर थे आबिद लगारी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो अभी पुलिस हिरासत में है, उन पर मुकदमा चल रहा है। बाकी 2 तालिबे इल्म, खातून प्रोफेसर और मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो इस वक्त अदालती जमानतों पर हैं। इस तमाम सूरत हाल में सबसे बड़ा जो मामला है वो ये कि जिस पर इल्ज़ाम था कि लेक्चरर पर कि वो किस तरह तालबा को दबाव डालते रहे और तालबा को हरासमेंट का शिकार किया, उनका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया गया है, मुलजमान की भी ले लिए गए हैं और मुतवफ़िया तालबा के भी जो मोबाइल फ़ोन हैं वो फॉरेंसिक को भेज दिए गए हैं और वो इस वक्त फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। तमाम पहलू में तमाम सूरत हाल में दिलचस्प जो बात है और संगीन बात है वो ये कि इंकशाफ ये हुआ कि जिस लेक्चरर पर इल्ज़ाम है कि उसने तालिबा पर जिनसी हरासमेंट और दबाव का जिस पर इल्ज़ाम है वो एक प्राइमरी टीचर निकला और उसने गुज़िश्ता 14 साल से वो बतौर प्रोफेसर और बतौर लेक्चरर और अपने आप को डॉक्टर शो करके पढ़ाता रहा, फार्माकोलॉजी मेडिकल के तलबा को पढ़ाता रहा और मामूली तनख्वाह पे वो काम करता रहा। इस तमाम मामले ने निजी मेडिकल कॉलेजों में हरासमेंट डेस्क ना होने के भी शवाहिद सामने आए हैं कि किस तरह जो इदारे हैं उनमें जो हरासमेंट डेस्क है वो कायम नहीं है और किस तरह ये एक प्राइमरी टीचर बतौर प्रोफेसर और डॉक्टर इस मामले पे बच्चों को पढ़ाता रहा और काम करता रहा। और अगर ये मामला हरासमेंट का मामला और बच्ची की जो खुदकशी का मामला ये सामने ना आता तो शायद ये बात कभी ना खुलती कि इस तरह के निजी मेडिकल कॉलेजों में किस तरह के जो काम और वारदातें हो रही हैं। इस तमाम सूरत हाल में जब मामला बढ़ा, एहतजाज बढ़ा वर्षा की जानिब से, शहरियों की जानिब से कि मुकदमा दर्ज किए जाए मेडिकल कॉलेज के अफराद पर, तो मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई, चालान सबमिट हुआ और इस तमाम सूरत हाल में IG सिंध के हुक्म पर एक स्पेशल और खुसूसी कमेटी बनाई गई, आला सतही कमेटी, जिसमें 2 ख़वातीन SSP, एक DSP, एक इंस्पेक्टर और एक SHO, जिन्होंने इस तमाम किया। पहले हम बताते हैं कि इस जो इंक्वायरी, आला सतही इंक्वायरी की जो सरबराह थी SSP स्वाई अजीज, वो क्या बता रही हैं, पहले उनकी बात सुनिए। देखें, बहुत सेंसिटिव मसला है। एक बच्ची है 22 साल की जो कि टॉपर है, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और उसने एक बहुत इंतहा कदम उठाया है। इसमें काफ़ी सारे पहलू हैं और इसको ओवर सिंप्लीफाई करना या जनरलाइज की स्वीपिंग स्टेटमेंट देना तो बहुत ज़्यादती होगी केस के साथ, बहुत ज़्यादती होगी फहमीदा के साथ। तो आई नॉट से कि ये फाइंडिंग है या ये सामने आया है, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी है वो बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी, और तो इसमें बहुत सारे पहलू आते हैं। देखें, IG साहब का कहना था कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर हमारी बच्चियाँ
हैरस होती हैं या फिर वो अपने आप को सही महसूस नहीं करती। तो आईजी साहब का ये कहना था कि हम हैरेसमेंट के जो एक्ट है, क्योंकि वी आर द गार्डियंस ऑफ दैट एंटी हैरेसमेंट एक्ट्स जितने भी हैं, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में पुलिस को एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। और इस केस के हवाले से मुझे सर ने डायरेक्शंस दी कि हमारी जो भी फाइंडिंग्स होंगी रिगार्डिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी हैरेसमेंट कमेटी या फिर वो कितनी एक्टिव है, वो फिर हम रिपोर्ट अपनी पीएमडीसी और हायर एजुकेशन कमीशन को भेजेंगे। इस तमाम सूरत हाल के बाद जो आला सतही कमेटी बनाई गई थी, इंक्वायरी कमेटी आईजी सिंध के हुक्म पर, जिसमें 2 एसएसपी, एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और एक एसएचओ शामिल थे, उन्होंने 1.5 माह लगाकर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। साथ में एक इंटरिम चालान भी अदालत में जमा करा दिया। इंक्वायरी में कहा गया है कि 20 साला तालिबा फहमीदा लगारी ने नफसियाती दबाव के बाइस खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। इसके अलावा उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए हैं। जो निजी मेडिकल कॉलेज था उसके इंतजामी कोताहियों पर भी सवालात उठाए हैं और कहा है कि एक शख्स जो प्राइमरी टीचर था और 14 साल तक वो बच्चों को बतौर प्रोफेसर और डॉक्टर फार्माकोलॉजी पढ़ाता रहा। इस पर इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि उन पर इस बात पर उस कॉलेज पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए, उस पर जुर्माना लगाना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए। बड़े और भी हकायक सामने लेकर आए हैं, लेकिन उसमें एक इख्तलाफी नोट भी है। एक जो इस कमेटी के जो रुकन थे डीएसपी, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है। उन्होंने कहा कि उस्ताद का बच्ची से पैसे मांगने का अमल ऐसा नहीं है जिससे उसकी मौत वाक़ई हो या वो अपनी जान ले ले। ये एक बड़ा हसास मामला हो गया है, क्योंकि उस्ताद और तलबा का रिलेशन बहुत ही रूहानी बाप जिसे कहते हैं वो था। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस्ताद ने किस हैसियत से बच्ची से पैसे मांगे और उसको दबाव डाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि इख्तलाफी नोट अपनी जगह, लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, जो 5 रुकनी आला सतही कमेटी थी उसकी अपनी रिपोर्ट में, कि बच्ची पहले से नफसियाती और ज़ाती दबाव का शिकार थी। कॉलेज इंतजामिया की कोताहियों और रवैयों के बाइस बच्ची ने यह इंतहाई इक़दाम उठाया। इस तमाम सूरत हाल के बाद रिपोर्ट सामने आने के बाद जो गुस्सा थे और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया रिपोर्ट को, और बिल्कुल इस पर सवालात उठाए। हमारे साथ इस केस के मुद्दई और बतूफिया तालिबा फहमीदा लगारी के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, उससे मालूम करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इफ्तिखार साहब, रिपोर्ट आपने देख भी ली, पढ़ भी ली और आपको अंदाज़ा भी हो गया कि क्या लिखा गया है। आप इस रिपोर्ट को यकसू आपने मुस्तरद करने का ऐलान किया है, कहा भी है, क्या वजूहात हैं, आप मुझे बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांसिक रिपोर्ट के बगैर आपने जो है ना रिपोर्ट कैसे शाया की, और इनोसेंट कैसे आप 3 कैरेक्टर्स को यहाँ से इनोसेंट करार दे रहे हैं। डीएसपी साहब के जो इख्तलाफी नोट है, इसके अलावा भी आपने इस पर कोई है ना इस रिपोर्ट के जो कंटेंट है उस पर भी आपको इतराज है? बिल्कुल इतराज है कि फ्रांसिक रिपोर्ट नहीं आई, क्यों वो बच्ची को जो है वो करती रही कि भाई मैं कर लेती हूँ एक्शन, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, आपको कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने हमें शो कराया कि 6 तारीख को आपने आबिद लगारी को सस्पेंड किया, 9 तारीख को अवैल था यूनिवर्सिटी में, आपके CCTV फुटेजेस में वो लेक्चर दे रहा है, ये उसमें रिपोर्ट्स में अवेलेबल है। आपने खुद जो है ये सारी चीज़ों को किया है, और 14 साल से एक बंदा डॉक्टर बन के काम कर रहा है। आप कोई अताई डॉक्टर पकड़ते हो, वो इंजेक्शन मारता है तो उसको तो जूते मार के उठा के ले जाते हो। तो यहाँ क्या कर रहे थे आप? यहाँ भी वही करना चाहिए था ना। आप इसको अपॉइंट करने से लेकर जितने वाइस चांसलर रहे सबके ऊपर इंक्वायरी बिठाए कि आपने कैसे डॉक्टर्स को। आपका लाहेलमाल क्या होगा? अब आपके पास जाहिर है अब ऑप्शन भी महदूद ही है, तो अब आपका अगला कदम क्या उठाएंगे आप? सर, हम इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इन्होंने झूठी इन्वेस्टिगेशन की, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्यों एकदम से? मैंने 11 मई को इस सारी रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया था, जबकि हमें ये रिपोर्ट मिली नहीं थी। क्या करेंगे आप? हम तो आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि ये किसी एजेंसी MI/FI ISI से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए या फिर जुडिशरी इंक्वायरी की जाए। बाकी आपके पूरे इदारे पे हम क्या, पूरी सिंध जो है वो अब एतमाद नहीं करेगी, मेरे ख्याल में नहीं करेगी। और कितनी बच्चियां आप दोगे? अगर आप इसी टाइप की इंक्वायरियां करोगे और इसी टाइप के आप जो है वो रिपोर्ट्स दोगे, तो कल को फिर 4 बच्चियों के नाम लेंगे और यही रोडों पे खड़े होंगे और यही सब कुछ होता रहेगा। IG साहब, आपने तो हमारी बच्ची के सर पे हाथ रख के
कसम उठाई थी कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और दूसरे दिन आपने ये रिपोर्ट उठाई। जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या आपके लिए कोई फॉर्मल एप्लीकेशन या तैयारी कर रहे हैं? सर हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, हम अपने वकला से भी बात कर रहे हैं, हमने अपनी बरादरी से भी बात की है और जो लाए अमल हैं हम पूरी सिंध से रिलेटेड हैं। हम अपने सारे दोस्तों से, जो सारे दोस्त हमारे पहले दिन से लेकर आज 2 महीने तक हमारे साथ हैं, कल हमने अपनी बरादरी की, अपने फैमिली की भी एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें हम सारे बैठे थे, जो भी फुटेजेस हमने सोशल मीडिया पे दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको तो मुस्तरद करते हैं या फिर इसमें दोबारा हमें एतमाद में लेकर चीज़ें ओपन की जाए, हमसे पूछा जाए, एक मीटिंग यहाँ पे नए सिरे से इंक्वायरी की जाए, नए सिरे से की जाए और जो नाम हमने दिए उनको इन्वेस्टिगेट करो। तो वो जो नाम आपने दिए थे वो उन्होंने क्यों नहीं एफआईआर में नामजद? एफआईआर तो दूर की बात है, इन्वेस्टिगेशन में नहीं किया यार। उनके तो कम से कम मोबाइल उठा के ट्रांजिट रिपोर्ट तो बनवाते कि आप उनमें से आपको पता लग जाता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से तो भाई ये इंक्वायरी कौन सी थी? 2 दफ़ा तो आप सिर्फ गए हो इदारे में, 2 दफ़ा जाके आपने इंटरव्यू लिया, इन्वेस्टिगेशन तो आपने कोई नहीं की, लोगों के बयानात लिए और बयानात देकर आप वापस आ गए। बहुत शुक्रिया।